हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी मैडम। आई एम प्रगति और हम आ गए हैं 2018 का पेपर को लेकर। 2019 का पेपर पूरा हमने सॉल्व किया है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आंसर्स बताए हैं। आपको बताया है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल एज जो 336 का पैटर्न है उसको कैसे सॉल्व करना है, उनके आंसर्स को कैसे लिखने हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या वो 3 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो। 6 मार्क्स के आंसर्स को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर्ली आपको प्रेजेंट करना है अपने पेपर में, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम 2018 के पेपर को लेकर आ गए हैं, सॉल्व्ड पेपर को। इसको हम लोग करते हैं और देखते हैं कितना सिमिलैरिटीज़ आता है 2019 के क्वेश्चंस के साथ में। ये स्ट्रैटेजीज़, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियो के लेकर। सो चलिए हम लोग 2018 का पेपर को शुरू करते हैं। अगेन पार्ट 1 20 मार्क्स, उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज डेफिसिट, डिफाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ बजटरी सिचुएशन, एक ऐसा बजटरी सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है उसके रेवेन्यू से। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर दैन द रेवेन्यू एंड द डिफरेंस इज मेड अप बाई बोरोइंग और यूनाइटिंग न्यू फंड्स। और उन लोग जो ये डिफरेंसेस को कैसे कवर अप करता है, इन लोग बोरो करता है, यूनाइट करता है न्यू फंड्स को। क्लियर? सो दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपको याद हो और आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक 2019 का वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। जो तीनों पार्ट्स के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको याद होगा कि पार्ट 2 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है। सो ये देखिए कि यहाँ पे बस इन लोग चेक करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। मार्क्स वो कितने मार्क्स का भी दे सकते हैं। जैसे पिछले बार 6 मार्क्स का दिया, इस बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए, पर यही पूछे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है। पूरे 6 मार्क्स का था एक क्वेश्चन, जिसमें आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैपिटल के अकाउंट के अंदर आने वाले सारे आइटम्स के बारे में भी आपको बताना था, क्योंकि वो 6 मार्क्स का था। यहाँ पे 2 मार्क्स का है, तो आपको सिंपल यहाँ पे 2 या 3 आपको डिफरेंसेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। सबसे पहला, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड imports of goods and services as well as unilateral transfer। और capital account, it records transactions of purchase and sales of foreign assets and liabilities। दूसरा क्या है? it is direct influence on the level of income of a country। और ये क्या है? it does not have direct influence on the level of income of a country। और third point, it includes all items of flow nature, so it is a flow concept। और ये क्या होता है? स्टॉक है, इसमें आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है। it includes all item expressing changes in stock, therefore hence it is a stock concept। Clear? So this was question number 2। Now question number 3. Question number 3 is what is meant by price discrimination in the monopoly market। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये लोग पूछे थे what is product differentiation in the monopolistic market। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का वही एक फीचर था, मेन फीचर था, जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट मतलब क्या? सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर वो प्राइस का फ़ायदा उठाएगी। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर हिज प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर एट द सेम टाइम। इट इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडियन रेलवेज इज़ अ मोनोपोली, और कोई रेलवे नहीं है, सिर्फ इंडियन रेलवे है, प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, गवर्नमेंट है, सिंगल सेलर है, देयरफॉर मोनोपोली। इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? आपको अगर पता हो तो आप लोग अगर टिकट्स लेते हो तो हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट प्राइस सेट बना हुआ है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए हाफ टिकट लगता है टिल द एज ऑफ 5, देन उससे बड़े का ज़्यादा रुपये लगता है टिल एज ऑफ 60-65 तक। जब तक आप सीनियर सिटीजन नहीं बन जाते तब तक आपका एक सेट ऑफ प्राइस लगता है। फिर 65 अबव वालों के लिए अलग प्राइस सेट है। जो लोग 80-85 अबव हो गए हैं और वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए अलग प्राइस होता है। तो ये जो अलग अलग प्राइस रेंज लगता है, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जो अलग लोगों के लिए अलग प्राइस सेट किया जाता है। ओके, तो जैसे कि अगर आप ताजमहल घूमने जाओ तो वहाँ पर आपको 2 तरीके के प्राइस दिखेंगे। एक
जो फॉरेनर्स के लिए प्राइस होता है, एक जो इंडियन सिटीजन्स के लिए प्राइस होता है, जो आपको एंटर करने के पहले आपको पे करना पड़ता है। तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसी को ये मोनोपोली लोग ही जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज डिफाइन टोटल यूटिलिटी, हाउ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और उनके रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है सारे जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी गुड्स या कोमोडिटी आपने कंज्यूम किया है, उससे आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल पाया है, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? यूटिलिटी फ्रॉम 1, यूटिलिटी फ्रॉम 2, यूटिलिटी 3, यूटिलिटी टिल n। तो इसमें क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कोमोडिटी। ओके, जैसे कि आप लोगों ने 5 मैंगोज खाया, तो मैंगो फ्रॉम आपको पहले वाले मैंगो से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और 5वें से। ये सारा को अगर हम लोग टोटल कर दे, सारे को प्लस कर दे, सम कर दे पाँचों का, तो हमको पता पड़ जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी कितना है। देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द नेट एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। मतलब अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट खाते हो, एक एक्स्ट्रा यूनिट ले लेते हो, जैसे मैंने आपको बोला 5 मैंगोज, आप लोगों ने 5 मैंगोज खाया, 5 मैंगो के पास बाद अगर मैं 1 मैंगो और आपको एक्स्ट्रा दूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा मैंगो आपने खाया ना, उस पर आपको कितना कंजम्पशन, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट आप लोगों ने खाना, आपने 5 मैंगोज खाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे +1 एक और मैंगो आपके ऐड कर दिया। इस एक मैंगो ऐड करने के बाद में ये एक मैंगो जो एक्स्ट्रा खाया ना आपने, ये आपको अकेले ने कितना सेटिस्फैक्शन दिया, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो ये आपको कैसे पता पड़ेगा? TUN माइनस TUN-1। इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने ही वीडियो में क्लियर कर रखा है, विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। अगर आपको देखना हो तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ पे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। ओके, तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज एक्सप्लेन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बाय बैंक। बैंक का जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 2 मार्क्स का है, तो आपको पता है कि ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एंड ओवरड्राफ्ट अलाउज द इंडिविजुअल टू कंटिन्यू विड्रॉइंग मनी इवन इफ द अकाउंट हैज़ नो फंड्स इन इट और इनफ टू कवर द विड्रॉवल। बेसिकली ओवरड्राफ्ट मीन्स द बैंक्स अलाउज customers to borrow set of money और amount of money। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? बेसिकली ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है कि आप अपने लिमिट के ऊपर जाकर भी आप अगर मनी विड्रॉ करवा सकते हो बैंक से, तो दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज डिफाइन इम्प्लिसिट कॉस्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स और फैक्टर्स ओन्ड एंड एम्प्लॉयड बाय द फर्म इटसेल्फ। एग्जाम्पल सैलरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या है? मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, तो मैं खुद ही को सैलरी दे रही हूँ, खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं क्या हूँ? मेरा ये जो कॉस्ट है, मेरा जो खुद के ऊपर जो खर्चा है ना, जो मैं सैलरी अर्न कर रही हूँ हर महीने अपने कंपनी में काम करके, अपने कंपनी को ही कुछ देकर, तो इसको बोलते हैं सैलरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यही हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। वेयर एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर आउटसाइड पेमेंट और हायर्ड फैक्टर्स। मतलब आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनको आप रखे हो काम पे, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप अगर उनको पैसा देते हो, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, मतलब बाहर का खर्चा। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब खुद पे ही जो आप खर्चा कर रहे हो अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, वो हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज प्राइस पर यूनिट इक्वल टू AR एंड MR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्राइस क्यों इक्वल होता है? P इक्वल्स प्राइस इक्वल्स AR इक्वल्स MR करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है? अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR और प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड, सो MR विल ऑलवेज बी
कांस्टेंट। बस ये इतना सा एक्सप्लेन करने से हो जाएगा, बट अगर आपको और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो ज़रूर लिख के आइएगा। आई डोंट थिंक दिस इज़ इनफ, इसमें ये इतना सा लिखना इनफ नहीं है, बट थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके बुक में इसमें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। किसका एक्सप्लेन करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड इन दैट कंट्री, एंड full employment, it is a situation in which all those people who are willing to work at the prevailing wage rate get work। मतलब हर एक जन काम कर रहे हैं, जिनको जितने रुपए में जिनको काम करना है उतना रुपया उनको मिल जा रहा है, उतने रुपए में ही उनको काम मिल रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अगर कोई खुद काम छोड़ के बैठा है, जैसे कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज बट डू नॉट गेट वर्क। मतलब उन लोग काम करने को तैयार है, अच्छा वॉलेंट्री नहीं है, सॉरी इनवॉलेंट्री मतलब वो लोग काम करने को तैयार है पर उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज़ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, विच सेज एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, सबसे पहला है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस पे अगर आप कोई इन सर्विसेज को देखकर अगर आप इनकम कर रहे हो तो इसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सेंडर इन रिटर्न। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इट इज़ इंक्लूडेड in national income nor in, it is neither included in national income nor in domestic income। ठीक है, so question number 10, that is the last question। क्या बोल रहा है, with the help of diagrams show how equilibrium price and quantity of a commodity are affected when। तो equilibrium price कैसे affect होता है, जब demand is perfectly elastic and supply decreases and supply is perfectly elastic and demand increases। okay, सो ये कैसे करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको याद हो तो। चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई के बारे में शायद क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में ही इसके बारे में पूछा गया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो इसको फर्स्ट वाला है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम SS टू S1। DD इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस। DD क्या है, डिमांड। Okay, due to increase in supply, the new equilibrium is established as point E1। तो क्या था पहले, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, पता है ना आपको, राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब देर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट व्हेन देर इज़ एन इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और साथ में इक्विलिब्रियम भी जो पहले यहाँ पे था, इक्विलिब्रियम पहले E0 पे था, अब वो इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट पॉइंट E1। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एट OQ1। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है, Q का Q ही है, बट इक्विलिब्रियम लेवल E0 से E1 पे आ गया है, फॉल कर गया है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, एंड सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम DD। तो जब डिमांड इंक्रीज होता है तब क्या होता है, तो जब डिमांड इंक्रीज होता है तब ये वाला डायग्राम होगा कि डिमांड इंक्रीज हो गया और सप्लाई वैसे का वैसा ही है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड कर्व, क्योंकि इंक्रीज हुआ है डिमांड, तो डिमांड कर्व शिफ्ट किया फ्रॉम DD टू D1 राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। सप्लाई कर्व SS इज अ हॉराइजॉन्टल लाइन पैरेलल टू X एक्सिस। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एज EQ1। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे EQ1 मतलब यहाँ पे देखो हम लोग का इक्विलिब्रियम लेवल भी बढ़ गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल जो कि E पे था वो E1 हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ गया, Q से Q1 हो गया क्वांटिटी भी। तो यहाँ पे सिर्फ इक्विलिब्रियम ही नहीं बढ़ा, क्वांटिटी भी हम लोग का बड़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 बट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम।
एट OP एज सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस सेम है पर क्वांटिटी इंक्रीज हुआ और इक्विलिब्रियम लेवल भी E से E1 पे चला गया। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे से ग्राफ में इन लोग हर एक पॉइंट्स को मार्क किया है, हर एक पॉइंट्स को इन लोग एक्सप्लेन किया है। योर टीचर, आप अपने टीचर को कैसे करोगे, आप D1 लिखे हो, SS लिखे हो, E1 लिखे हो, बट आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। E स्टैंड्स फॉर व्हाट, E1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, D स्टैंड्स फॉर व्हाट, D1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस वाज द होल ऑफ पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया है तो आप स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि कल हम आने वाले हैं पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 2 को से हम, जो कि 60 मार्क्स का है, 336 के पैटर्न में हम लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं या अदर वेज, अदर फॉर्म्स में उसको पूछा गया है। तो सोचिए सिर्फ 2018 पे आकर हम लोग को कितना कुछ पता चला कि सो मेनी थिंग्स वर रिपीटेड। तो आगे जब हम लोग 2017, 16, 15 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डन 2019 का क्वेश्चन पेपर, अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। इससे आपको बहुत ऑलरेडी, जब हम लोग सिर्फ एक पेपर सॉल्व किए, दूसरा शुरू किए हैं, जस्ट पार्ट 1 में वी हैव सीन सो मेनी कॉमन थिंग्स जो कि पिछले क्लास में, पिछले वाले 2019 में पूछा गया था, 2018 में वो रिपीट किया गया है। ऑलरेडी हम ये चेंज देख रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम और भी ऐसे कॉमन चैप्टर कॉन्सेप्ट्स और कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किया जा रहा है या पूछा जाता है हर बार। तो आपको अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला, ये आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक थम्स अप दीजिएगा मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल पे वो जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। मैं रोज़ ही अपना वीडियो अपडेट कर रही हूँ, एंड एवरी डे आई एम कमिंग अप विथ अ न्यू वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।